पार्ट 8 में आपने सुना था कि गंगा आदित्यराज के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब आगे गंगा और आदित्यराज आश्रम से बाहर आ चुके थे, जो आदित्यराज ने गंगा के लिए बनाया था। आज आदित्यराज बहुत खुश थे, मानो उनको लग रहा था दुनिया की सारी खुशी उन्हें मिल गई हो। आज गंगा भी बहुत खुश थी। जैसे ही आदित्यराज और गंगा आश्रम से बाहर आते, जोरदार तेज हवाएं चलने लगती है, आकाश में बादल छा जाते हैं और धीरे धीरे हल्की फुल्की बारिश की बौछार चालू हो जाती है। इस सारे अचानक प्रकृति के अंदर हो रहे बदलाव को देखकर ऐसा लगता है मानो ये धरती, प्रकृति, आदित्यराज और गंगा के प्रस्ताव से खुश हो। आज दिन सोमवार था। गंगा ने हरे कलर की साड़ी पहनी हुई थी। हल्की हल्की बौछारें धीरे धीरे गंगा को भिगोई जा रही थी और गंगा भी मस्त मगन होकर बारिश में झूमने लगी थी। आदित्यराज भी गंगा को ऐसे झूमते हुए देखकर वह भी गंगा के साथ बारिश के बौछार का आनंद उठाने लग जाता है। भीगी हुई बारिश में गंगा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी सुनहरी आंखें ये होठ बारिश में चमक रहे थे। एक पल के लिए तो आदित्यराज गंगा की आंखों में देखता ही रह जाता है, लेकिन उसके ऐसे देखने से गंगा को थोड़ा अजीब लगता है और वह अपनी उंगलियों से चुटकी बजाकर उसे वापस से सपनों की दुनिया से बाहर लाती है। आदित्यराज एकदम से भान में आकर कहता है, मुझे लगता है गंगा, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि बारिश अभी तेज होने लगी है और तो और बारिश के साथ तेज हवा भी बहने लगी है और हो सकता है तुम बीमार पड़ जाओ। पर गंगा जाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो आदित्यराज जबरदस्ती गंगा को अपने गोद में उठाकर आश्रम में जो गंगा के लिए जो बेडरूम बनवाया था, उसे उस वॉशरूम में ले जाकर छोड़ता है और आदित्यराज गंगा को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देता है कि वह जल्दी फ्रेश हो जाए। तब तक वो उसके लिए आश्रम के सामने की दुकान से ड्रेस लेने जा रहा है। गंगा वॉशरूम में फ्रेश होने लगती है। आश्रम के जस्ट सामने कुछ दिन पहले ये कपड़े का स्टोर खुला हुआ था। उसी स्टोर से आदित्यराज गंगा के लिए कपड़े लेने जाता है, पर इस स्टोर में शॉर्ट्स कपड़े ही होते हैं और गंगा को इस तरह के कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन यदि आदित्यराज गंगा के लिए कपड़े नहीं लेकर जाए तो वह करे क्या, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है। तो वो मजबूरन में अपने लिए और गंगा के लिए एक एक ड्रेस खरीद लेता है। हालांकि बारिश इतनी अधिक तेज और अंधेरा छाया हुआ था कि दुकान बंद हो चुकी थी, लेकिन दुकान के बाहर नंबर होने से आदित्यराज ने दुकानदार से संपर्क करके वो कपड़े लिए थे। यदि आदित्यराज आधी रात को भी किसी को ऑर्डर दे तो उसे कौन मना कर सकता था, क्योंकि आदित्यराज का इतना बड़ा नाम और शोहरत जो थी, चाहे तो वो आधे घंटे के अंदर गंगा के लिए पूरी की पूरी स्टोर खरीद सकता था। आदित्यराज ने जल्दी जल्दी कपड़े लिए और वह दौड़ता हुआ अंदर आया तो उसने देखा कि गंगा तो ऐसे के ऐसे बेड पर गीले कपड़े की अवस्था में पड़ी हुई थी। साथ ही उसने देखा कि बाथरूम में नल चल रहा था, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ऐसे कमरे की और गंगा की हालत देखकर आदित्यराज को एकदम से घबराहट हुई। तो वो दौड़कर गंगा के पास गया और गंगा को हिलाने लगा। तो गंगा एकदम से भारी आवाज में बोली, कौन है बे? जैसे आदित्यराज ने गंगा के मुंह से ऐसी आवाज सुनी, आदित्यराज शॉक्ड हो गया और बोला, गंगा क्या रही हो, क्या कह रही हो आप? इस पर गंगा बेड से उठकर एक हाथ में एक बोतल पकड़कर आदित्यराज के सीने से हल्के से धक्का देकर जोर जोर से हंसने लगी। तभी आदित्यराज को समझ से देर नहीं लगी कि गंगा ने शराब पी रखी थी। लेकिन आदित्यराज सोचने लगा कि पर ये क्यों और कैसे? गंगा तो पढ़ी लिखी लड़की है, तो गंगा को इतना तो पता चलता है शराब में और पानी में, तो फिर ये कैसे? इसे सोच ही रहा था, वो इतने में गंगा अपने लड़खड़ाते कदमों से आदित्यराज के पास आकर बोली, ये लड़के, एक बोतल और। आदित्यराज असमंजस में पड़ गया कि अब वो इस सिचुएशन में क्या करे। एक तो गंगा ने अभी तक गीले कपड़े पहन रखे थे और ऊपर से नशा। आदित्यराज को लगने लगा कि यदि गंगा ने कपड़े अभी चेंज नहीं किए तो वो बीमार पड़ जाएगी, क्योंकि आदित्यराज भारी बारिश में भीगने की वजह से गंगा के शरीर को कंपन करते हुए देख रहा था। गंगा लड़खड़ाने के साथ काँप भी रही थी। ये देखकर आदित्यराज बोल पड़ा, कपड़े की थैली को गंगा के आगे करता हुआ बोला, चुलबुली, ये ले लो, आप चेंज कर लीजिए, फिर हम बातें करते हैं। ये सुनकर गंगा हिलती हुई हंसने लगी, क्या करना है चेंज? और हंसते हुए ऐसे ही धड़ाम से बेड पर गिर गई। ये देखकर आदित्यराज घबरा गया और उसने गंगा के माथे को हाथ लगाया। गंगा का माथा एकदम से गर्म हो चुका था और गंगा आदित्यराज को धुंधली आंखों से देख रही थी, लेकिन साथ ही आंखों पर नशा छाया हुआ था। अब आदित्यराज के सामने सिचुएशन भी थी कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि बारिश तेज हो रही थी, अंधेरा भी छाया हुआ था और अभी ऐसे हालात में वो ना किसी की हेल्प ले सकता था और ना ही कुछ कह सकता था। वो नहीं ये चाहता था कि किसी को पता चले कि वो आज गंगा के साथ है। फिर आदित्यराज के मन में आया कि गंगा तो इस हालत में कपड़े चेंज नहीं कर सकती है, वो उसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकता, तो क्यों ना वह गंगा के कपड़े चेंज कर दे। और अगले पल वो अपने सर को अपने माथे से टपली मार कर कहता है, पागल हो गया क्या आप हुकुम सा? आप ये कैसे कर सकते हो? गंगा की आंखें धीरे धीरे छोटी होते जा रही थी और साथ ही शरीर गर्म होते जा रहा था और कंपन भी बढ़ रहा था।
ये देखकर उसने आव देखा ना ताव, उसने पहले जाकर अपने कपड़े बदले, फिर उसने कपड़े की थैली में से गंगा के कपड़े निकाले और लाइट को ऑफ किया ताकि यदि गंगा कल कुछ आज रात के बारे में पूछे तो वो गंगा को जवाब दे सके कि उसने कुछ नहीं देखा, उसने बताने में गिल्ट महसूस ना हो। उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और गंगा के कपड़े चेंज करने लगा। लेकिन जैसे ही गंगा के शरीर को आदित्य राज के हाथ टच होते वो एकदम से सहम जाती। लेकिन आदित्य राज कर भी क्या सकता था। इधर राजस्थान में गिरजा, जो कि आदित्य राज के पिता के दोस्त की बेटी थी, वो गुस्से से लाल हो रही थी। वो किसी भी हाल में आदित्य राज को पाना चाहती थी क्योंकि वो आदित्य राज को एक तरफा प्यार करती थी। उसने आदित्य राज के पिता को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और जब आदित्य राज ने कहा कि वो गंगा से शादी करेगा तो आदित्य राज के पिता की नींद कोसों दूर जा चुकी थी। क्योंकि आदित्य राज के पिता की एक इज्जत थी, एक नाम था और वो गंगा की सिचुएशन से वाकिफ था। और तो और आदित्य राज के पिता को पास्ट का एक अनोखा दर्द खाया जा रहा था, जिससे वो गंगा को अपनी बहू बनाना नहीं चाहता था। आदित्य राज को कोई फिक्र नहीं थी कि आदित्य राज के पिता या उसका परिवार गंगा के बारे में क्या सोचता है, पर वो गंगा को सच्चे दिल से चाहता था और वो जल्द से जल्द गंगा से शादी करना चाहता था। आदित्य राज ने गंगा के एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए। आज पहली बार आदित्य राज ने किसी लड़की के बदन को छुआ था। कपड़े चेंज करते वक्त उसके खुद के बॉडी में कंपन हो रहा था, लेकिन आदित्य राज ने जैसे से अपने आप को काबू में रखा था। फिर वह जैसे ही अपने हाथों से गंगा के सिर के पास रखे कपड़े की ओर हाथ बढ़ाने लगा, वैसे ही गंगा ने करवट ली। उसने आदित्य राज को उसके कमर से पकड़ा था और एक पैर उसके पैर के ऊपर। ये देखकर तो आदित्य राज और बुरी तरह से फंस चुका था। अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे दूसरे कपड़े गंगा को पहने और पर उससे दूर हो जाए, क्योंकि वो गंगा के साथ ऐसी उल्टी सीधी कोई हरकत नहीं करना चाहता था जिससे वो अगले दिन गंगा से नजरें ना मिला सके। पर गंगा फुल नशे में थी, ऊपर से काँप रही थी और जैसे उसे आदित्य राज की बॉडी टच हुई उसे मीठा मीठा एहसास होने लगा। उसे तो ये पता भी नहीं था कि वो कर क्या रही है, कर क्या रहा है, परंतु एक नशा हावी होने की वजह से उसकी बॉडी आदित्य राज की बॉडी की ओर आकर्षित हो रही थी। अब तो गंगा ने आदित्य राज को कैसे पकड़ा। उसने उसके अपने सर को आदित्य राज के सीने से सटा दिया। ये देखकर आदिराज ने अपने आप को गंगा से दूर करने लगा, लेकिन गंगा ने आदिराज के शर्ट को टाइट पकड़ रखा था। तो आदिराज ने सोचा कोई बात ना, ऐसे ही सो जाते हैं, वैसे अभी कौन देखने वाला है उन्हें। साथ ही उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर रखा था, जिससे उसे किसी का फ़ोन नहीं आए। जैसे जैसे आदित्यराज ने गंगा को धीरे धीरे बेड के गिले हिस्से से सूखे हिस्से की ओर खिसकाया, लेकिन इस समय आदित्यराज की बॉडी पूरी तरह गंगा की बॉडी से टच थी और आदित्यराज को ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो सोच रहा था काश गंगा होश में होती और ऐसी सिचुएशन आती तो वो गंगा के साथ सारी हदें पार कर लेता, लेकिन इस हालत में नहीं। नहीं करते हुए उसने अपने सर झटक दिया। इधर आदित्यराज के पिता ने गिरजा और उसके पिता के साथ मिलकर गंगा को आदित्यराज से दूर करने का पूरा प्लान बनाया। अब इन लोगों ने गंगा को किडनैप करने के बारे में प्लान बनाया, लेकिन इस बात से बेखबर आदित्यराज गंगा के बाहों में था। एक टीम राजस्थान ने गिरजा के साथ इंदौर के लिए रवाना कर दी ताकि वो अपना प्लान गंगा पर अप्लाई कर सके। इधर आदित्यराज ने गंगा को फिर से दूर करना चाहा, तो गंगा वापस से आदित्यराज के बॉडी से चिपक गई और इस बार गंगा की होड़ आदित्यराज के होठों से टकरा गया। गंगा पूरी तरह नशे में और इस समय उसे अपोजिट जेंडर की गर्मी की जरूरत महसूस हो रही थी। गंगा नशे की हालत में आदित्यराज के शरीर से चिपके ही जा रही थी और उसे ये अच्छा लग रहा था। जैसे गंगा के होठ आदित्यराज के होठों से टकराए, उसने आदित्यराज के होठों को धीरे धीरे चूसना चालू किया। आदित्यराज पूरी तरह से होश में नहीं था, लेकिन गंगा की ऐसी हरकतों का उसके ऊपर नशा छाने लगा। अब वह भी अब धीरे धीरे मदहोश और बेकाबू होते जा रहा था। बाहर बारिश हो रही थी, वातावरण ठंडा था और इस वक्त में गंगा इस हालत में उसके बाहों में। आदिराज को गंगा की छुअन का एक अजीब ही आनंद महसूस हो रहा था। गंगा की किस करने की रफ्तार धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगी थी। यह देखकर अब आदिराज भी पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया था। उसने सारी चीज़ों को भूलकर वो भी गंगा के किस में रिस्पॉन्स देने लगा। दोनों की धड़कनें बढ़ने लगी। आदिराज भी अब गंगा को किस करने लगा और अब किस करते करते गंगा के ऊपर जाकर सो गया और धीरे धीरे उसने गंगा के पूरे बदन को छूना स्टार्ट किया। गंगा नशे की हालत में आदित्यराज का जबरदस्त रिस्पॉन्स दे रही थी। अब आदित्यराज ने अपने पूरे बदन के कपड़े उतारे और वो बिना सोचे समझे गंगा पर टूट पड़ा और आज उसने सारे हदें पार करके गंगा को हासिल किया और उसे ऐसा करने में एक अलग सा सुकून मिल रहा था। आदित्यराज गंगा पर न जाने कितनी बार टूट पड़ा था और गंगा को भी ये एहसास बड़ा सुकून दे रहा था। और फिर दोनों थक गए तो फिर वो दोनों एक दूसरे से सिमट कर कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। इधर गिरजा और उसकी टीम इंदौर पहुंच चुकी थी और गिरजा गंगा की हर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसने अपनी टीम को अलर्ट किया। सुबह हो चुकी थी, घड़ी में 7 बज रहे थे, तभी गंगा के मोबाइल में अलार्म की वजह से गंगा की नींद खुली। मोबाइल गंगा का दूर पड़ा था। फिर उसने अपने आप को बिस्तर से निकालने की कोशिश की तो उसको भारीपन महसूस हुआ। उसका शरीर अकड़ रहा था। उसे किसी और के पैर
को अपने ऊपर होना महसूस हुआ। उसने उस पैर को खिसक कर उठाने की कोशिश की तो उसे अगले ही पल महसूस हुआ कि उसके बदन पर तो कोई कपड़ा ही नहीं है। पर वो सोचने लगी, कल तो उसने साड़ी पहनी थी। तो फिर उसे लगा उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ। ये सोचकर वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाई, जिससे आधी रात की नींद उड़ गई। उसने आँखें बंद करते हुए गंगा को कमर से पकड़कर अपने ऊपर खींचा और आई लव यू डार्लिंग कहकर उसे अपने ऊपर लेटा दिया। गंगा तो बदहवास से आदित्यराज को आश्चर्य से सुने जा रही थी। आदित्यराज ने गंगा को कस के पकड़ रखा था। थोड़ी देर में गंगा को एहसास हुआ कि आदित्यराज के बदन पर भी कपड़े नहीं है, तो उसे अंदर से कंपन होने लगी। लेकिन ये कंपन डर से हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। तभी आदित्यराज उसके सीने पर उसे किस करते हुए आंखें बंद करते हुए बोला, यार कितना मजा है हुआ जिंदगी में। ये मुझे रात को महसूस हुआ। वाह डार्लिंग, मजा आ गया, आपने तो मुझे जन्नत की सैर कराई। करके उसने वापस से गंगा को कस के पकड़ लिया और कहने लगा, चाहे तो वापस शुरू हो जाए। ऐसे शब्द गंगा आदित्यराज के मुंह से सुनकर गंगा को बहुत दुख हो रहा था। उसने सोचा, कितना नीच इंसान है, एक तो नींद में लड़की का फायदा उठा है और इसे कोई गिल्ट भी नहीं है। ऐसे सोचते सोचते उसके आंखों से आंसू बहने लगे और एक आंसू आदित्यराज के चेहरे पर जा गिरा, जिससे आदित्यराज एकदम से भान में आया और उसने महसूस किया कि उसने अभी क्या कहा और किससे कहा। उसने एकदम से गंगा को अपने ऊपर से हटाया और हड़बड़ी में कहा, नहीं नहीं गंगा, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। वह कल रात को नशे की हालत में आप थी। और फिर गंगा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे तैसे फटक से आदित्यराज उठा, उसने अपने कपड़े पहने और वो गंगा को कल के लाए हुए कपड़े देते हुए कहने लगा, लो गंगा पहन लो। तो गंगा रोते हुए बोली, क्या पहनना है हुकुम सा, आपको तो अपनी हवस पूरी करना है ना, तो लो आ जाओ। आदित्यराज को अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। उसने गंगा को कन्विंस करना स्टार्ट किया और उसे माफ़ी मांगने लगा। लेकिन गंगा को इस सब से क्या फ़र्क पड़ने वाला था। वो तो सिर्फ अपने आप को देखकर रोए जा रही थी। फिर आदित्यराज ने खूब समझाया कि, लेकिन गंगा नहीं मानी और बोली, गलती मेरी थी कि मैंने आपके ऊपर विश्वास किया। ये क्या कर उसके सामने पड़े उसने कपड़ों को लिया और पहन लिया और बोली, आई हेट यू हुकुम सा। गुस्से गुस्से में उसने वो कपड़े पहने और उससे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसने शॉर्ट पहने हैं। कभी ना शॉर्ट पहनने वाली लड़की ना शॉर्ट पहना था और वो आदित्यराज को गुड बाय करके निकलने लगी। क्या होगा आगे? क्या गंगा और आदित्यराज के बीच में आएगी दरार? क्या गिरजा गंगा को आदित्यराज से दूर करने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 10 देख लीजिए। धन्यवाद।